अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरा ख़्याल है कि जनाब एक खुशहाल ज़िंदगी सिर्फ वो नहीं होती है जब आप खुश होते हैं और मुतमईन होते हैं, बल्कि खुशहाल ज़िंदगी वो होती है जब दूसरे भी आपकी ज़ात से खुश हों। लेकिन हम दूसरों को खुश नहीं रख पाते अपनी ज़िंदगी में। इसकी एक बड़ी वजह मुझे ये भी लगती है कि जनाब हमारी नज़र हमेशा दूसरों की गलतियों पर और ऐब ढूंढने पर ही रहती है। और अशफाक अहमद साहब क्या खूब लिखते हैं कि जनाब हमारी नज़र दूसरों के छोटे छोटे ऐब पर तो होती है, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब हमें दिखाई नहीं देते हैं। अपने बदन पर सांप और बिच्छू भी लटक रहे होते हैं तो हमें उनकी परवाह नहीं होती, लेकिन हम दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। और हकीकत भी यही है कि हम जो दूसरों के छोटे छोटे ऐब उनके अंदर से ढूंढते रहते हैं और उनको हाईलाइट करने के चक्करों में ना कई कीमती जो अपने रिश्ते होते हैं ना उनको खो बैठते हैं। तो जनाब अगर ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों को हाईलाइट करने के बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश करनी चाहिए। दिल जीतना सीखें, आसानियाँ बांटना सीखें और लोगों के लिए रास्ता हमवार करें। अल्लाह आपके लिए भी हमवार करता जाएगा और आपकी मंजिल मकसूद तक आपको ज़रूर पहुंचाएगा। तो इसलिए कोशिश हमेशा यही हमें करनी चाहिए जनाब कि हम ज़िंदगी में अगर किसी का ऐब हमें पता चल जाए या कोई ऐसी चीज़ हमें किसी की पता चल जाए तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करनी चाहिए और किसी के अंदर ये हाईलाइट ना करें कि जनाब तुम्हारे अंदर ये ऐब है। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर गौर करना चाहिए हमें कि हमारी शख्सियत क्या है, हमें कितना बदलने की ज़रूरत है, हमारे अंदर कितने ऐब मौजूद हैं जिन्हें हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों को हम ये तलकीन करें कि तुम्हें ये ठीक करने की ज़रूरत है। अगर दूसरा नहीं चाहता ठीक होना तो इट्स ओके, आप अपने आप को ठीक करें। आप जब अपने आप पर फोकस करने की कोशिश करते हैं ना तभी ग्रेजुअली मुआशरा चेंज होने की कोशिश करता है। आप डायरेक्टली मुआशरे को चेंज नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। ये था आज का पैगाम जो हमने आपके साथ से शेयर किया है। प्रोग्राम का आप बाकायदा आगाज़ करते हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और एक्सपर्ट से इसका बेहतर इलाज और एहतियात भी जानते हैं। जनाब पाकिस्तान में ना तकरीबन 24 मिलियन से ज़ायद अफराद सिगरेट पीते हैं, जिसमें हर शुबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा नौजवान नस्ल की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सिगरेट पी रही होती है। नौजवान दीगर फैशन के साथ साथ सिगरेट नोशी के मशगले को भी अपना रहे हैं और इनके नज़दीक एक बहुत ही ट्रेंडी फैशन भी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर इदाद-ओ-शुमार के हवाले से आपको बताऊं तो हर साल तंबाकू नोशी से तकरीबन पूरी दुनिया में 80 लाख अफराद लुक़्मा अजल बन जाते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद यंगस्टर्स की भी है, जिनमें तालीम याफ्ता बच्चे हैं या गैर तालीम याफ्ता लड़के लड़कियां भी शामिल होती हैं जो अपने तदरीसी मराकज़, ऑफिसेज़ या कारखानों में सिगरेट नोशी करते हुए नज़र आते हैं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात कर ली जाए तो तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की तादाद 2 करोड़ 39 लाख से ज़्यादा है। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कायम करदा टोबैको कंट्रोल सेल के मुताबिक इस तादाद में से तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख अफराद तंबाकू का इस्तेमाल सिगरेट के ज़रिए करते हैं। और इसके बरक्स हम देखते हैं कि रंग बरंगी पैकिंग, स्टोर में बैठने के लिए आरामदेह कुर्सियाँ और अक्सर व बेशतर बग़ैर किसी इंतबाह के फ़रोख्त होते ई सिगरेट्स और निकोटीन पाउचेज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिलखसूस नौजवानों को अपनी तरफ आजकल माइल कर रही है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या सिगरेट को छोड़ने के लिए ई सिगरेट्स, वेप या फिर निकोटीन पाउचेस पर आना दुरुस्त है, या ये चीज़ें सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, इस पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इन स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कौसर अब्बास हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अगर सबसे पहले तो एक हमारी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ख़ास करके हमारे जो नौजवान नस्ल है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं
कि उनमें ये जो वेपिंग है, सिगरेट पीना, इस हवाले से बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि फैशन और ट्रेंड बनता जा रहा है, तो इस चीज़ को किस तरह आप डिफ़ाइन करेंगे कि ये वाकई एक अच्छा फैशन है? थैंक यू वेरी मच जी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मेरे ख्याल से आपने ये गुफ्तगू की और आई अप्रिशिएट कि आप इस तरह के टॉपिक्स को ले रही हैं। देखिए, जो सिगरेट का इस्तेमाल है या वेपिंग या निकोटीन पाउचेस का इस्तेमाल है, बेसिकली उसके एक तो ऑब्वियसली फैशन की वजह से उसको शायद इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और रीज़न है फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कि जो लोगों के अंदर स्पेशली यूथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जब उसको जॉब्स नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो अपनी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए काम करते हैं। बट जो आपका इशू है यहाँ पर वो ये है कि इसका ये कैसे कंट्रोल किया जाए और ये कितना ज़्यादा फैल रहा है और ये कितना सीरियस इशू बनता जा रहा है हेल्थ के लिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इन चीज़ों को बैन कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको बैन करने की बजाय इसको फर्दर प्रमोट किया जा रहा है। आपने अभी देखा होगा बहुत सारे इस तरह के निकोटीन पाउचेस स्टार्ट हो गए, और स्पेशली ये लाहौर के वाक़यात हैं कि जो अंडर एज किड्स हैं, जो 12 साल 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो बच्चे अब ये निकोटीन पाउचेस के ऊपर स्टार्ट हो गए। और अगर आप किसी भी टक शॉप पे जाएं या किसी भी स्टोर पे जाएं, तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे कैंडीज़ और चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, उसके साथ एक बड़ी फैंसी पैकिंग करके ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो निकोटीन पाउचेस हैं उनको रखा जाता है, और बच्चा जब जाता है चॉकलेट्स लेने, तो वो साथ उसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन बिल्ड की जाती है कि वो उस जो पाउचेज़ हैं उनकी तरफ जो है वो जाए। तो इस पे गवर्नमेंट को बेसिकली बड़ा एक सीरियस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पर कोई भी चीज़ पेंडेमिक बन जाती है, फिर हमें आता है कि अब हम कैसे कंट्रोल करें इस चीज़ को। तो देयर इज़ अ नीड कि कोई इस तरह के कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से और इसको स्ट्रिक्टली बैन किया जाए। हम ये कहते हैं कि इसको इस पे कोई रेगुलेशंस या कोई इस तरह के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, बल्कि इसको फुली तौर पे बैन किया जाए और सख्ती की जाए इन इश्यूज़ के ऊपर। क्योंकि लाहौर के अंदर अभी लाहौर हाई कोर्ट में इस पर रिट भी हुई है। अच्छा, एक मदर ने की है, जो जिसकी 13 इयर्स की बच्ची जो है, शी वाज कैरिंग ये निकोटीन पाउचेस, और उसको जब पता चला कि जब उसने स्कूल में जाके फर्दर इंटेरोगेट किया, तो पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर और फिर शी वाज अ लॉयर, शी इज़ अ लॉयर, और उसने फिर जाके इस पे बाकायदा रिट की और उस इशू को टेकअप किया। तो मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेव करें, न्यूजीलैंड ने इन इश्यूज़ को के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। हमारा पड़ोस इंडिया, वहाँ पे इसको बैन कर दिया गया है, जर्मनी में इसको बैन कर दिया गया है, बहुत सारे मुल्कों ने। लेकिन हमारे यहाँ पे खुलेआम इसकी जो है तशहीर की जा रही है रख के स्टोर्स के ऊपर, ताकि बच्चे जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये माइंडसेट किस तरह चेंज किया जा सकता है? हमारे वालिदैन का इसमें कितना अहम किरदार है? मुआशरे को किस तरह ठीक किया जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर ताहिरा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर ताहिरा, निकोटीन के हवाले से और ख़ास करके जो सिगरेट नोशी या अब जो है ई वेप पे आ रहे हैं हमारे बच्चे, निकोटीन पाउचेस बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो ये क्या माइंडसेट है? मतलब किस तरह अट्रैक्ट बच्चे होते हैं, या माइंडसेट किस तरह उनका बनाया जाता है, बिल्डअप किया जाता है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ब्रांडिंग की गई ई सिगरेट की, निकोटीन पाउचेस की, उसने इसको इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कन्वे किया कि सिगरेट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और निकोटीन लेस हार्मफुल है। इसके पीछे एक पूरी आपको मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। सिगरेट जो है वो निकोटीन जो है वो कंटेन करता है, टार करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, और अदर केमिकल्स जो है वो कंटेन करता है। अब ब्रांडिंग ने जो है वो पूरा फोकस किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से हार्मफुल है, टार किस तरह से है, लेकिन निकोटीन के जो नुकसान है उसको हाईलाइट नहीं किया गया। क्योंकि निकोटीन तो ई सिगरेट में भी है, पाउचेस में भी है, आप इसकी वेपिंग में भी है। अब निकोटीन क्या करती है? निकोटीन सबसे ज़्यादा, अगर सिगरेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एडिक्टिव अगर कोई है तो वो निकोटीन है बेसिकली। और निकोटीन जो है वो प्लांट बेस होती है। अच्छा। और ये तो टमाटर, ये आलू और इस तरह की वेजिटेबल्स में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा पाई जाती है टबैको के प्लांट में। ठीक है। और वहीं से ये कंटेन करते हैं। अब उसकी वजह से सीओपीडी भी हो सकता है, आपको लंग्स इशू होते हैं, आपको डिजीज होते हैं। इन सब चीजों पे हम फोकस नहीं करते हैं और लेस हार्मफुल है और उस पर फोकस किया जा रहा है। और बच्चों में जो है ये क्यों पाई जाती है, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि
मैं एज अ एडिक्शन काउंसलर काम कर रही हूँ बेसिकली। और मैंने ज़्यादातर लोगों को ये देखा है, माओं को ये कहते देखा है कि सिगरेट पे जो है वो हमारा बच्चा लग गया था स्कूल की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, तो आप इसको जो है वो वेपिंग पे आप इसकी काउंसलिंग करें तो ये निकोटीन पर आ जाए। अच्छा। तो सोर्स में ही प्रॉब्लम है ना बेसिकली, कि पेरेंट्स की पेरेंटिंग में इशू आ रहा है, उनको जो है वो साइको एजुकेशन नहीं बहुत से पेरेंट्स हैं उनको तो पता भी नहीं होता कि हमारा बच्चा किसी नशे में जो है वो मुब्तला हो चुका है। ऐसे ही है, सिगरेट की तो स्मेल से पता चल जाता था ना, अब तो वेप से पता भी नहीं बहुत सी ऐसी आपने भी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा नशे में जो है वो, छोटा सा बच्चा एक 4 साल की वीडियो हमारे सामने भी आई थी कि वो मतलब आई डोंट नो कि वो किस नशे में, लेकिन वो सड़कों पे फिर रहा है और वो कह रहा है कि मैं कितने सालों से पीछे जो है वो नशे की लत में मुब्तला हूँ और घर वालों को नहीं पता है। और ये चीज़ें जो है ये हमारे स्कूल से ही मेरे ख्याल से स्टार्ट होती है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह की पॉलिसीज़ एक जो है टबैको कंट्रोल सेल बनाया गया है हुकूमत की तरफ से, क्या वो आपको लगता है वो काम कर रहा है इस तरह के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से? देखें जी, कागज़ों पे तो बहुत सारे काम हो रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कम से कम जो जहाँ पर इस तरह के इश्यूज, हेल्थ इश्यूज एक ऐसे इश्यूज हैं कि अभी हमने कोविड भुगता, ठीक है, पेंडेमिक है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप गरीब मुल्क हैं, आपके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, तो कल खुदा न खास्ता ये भी पेंडेमिक बन जाए कि लोग वेपिंग की वजह से, लोग निकोटीन पाउचेज इस्तेमाल करने की वजह से आपकी पूरी यूथ जो मोर देन 60% ऑफ दिस नेशन है, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, अगर खुदा न खास्ता वो इस सारी चीज़ के ऊपर उसको ये लत लग जाती है तो आपका एक पेंडेमिक कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसको फौरी तौर पे बैन किया जाए। इसी तरह अभी रिसेंटली देखें, गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस ऑन दीज इश्यूज़। अभी रिसेंटली एक SRO के ज़रिए हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स को रेगुलराइज कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हम उसे स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और ये बेसिकली देखें, ये कौन सी पॉलिसी है कि जो आप बजाय इसके कि कोई हेल्थ फ्रेंडली स्टेप्स लें, आप आते ही PDM की गवर्नमेंट ने आगे सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री ने उठा के इसको टोबैको, ज़ाहिर पीछे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक पूरा माफिया है, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट होगी जो मिनिस्टर साहब पे हुई होगी या किसी के ऊपर हुई होगी, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम जहाँ पर इस तरह के इशूज़ आते हैं वहाँ पर आपको चाहे प्रॉफिट मिल रहा है चाहे कुछ भी मिल रहा है, उस पर आप ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखें। सेकेंडली देखें, आपके जो सिगरेट का ये सारा प्रोसेस शुरू हो रहा है या इवन निकोटीन पाउचेस का शुरू हो रहा है या आपके वेप के प्रोडक्ट्स हैं, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा। ये सारी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो आती हैं किसी तरीके से पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं, उसको सेल आउट किया जा रहा है, पाकिस्तान के रेवेन्यू में कुछ नहीं है जनरेट कर रहा। तो अगर आपके मुल्क के अंदर कोई रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं हो रही इसकी वजह से, आपकी हेल्थ हैजर्ड्स भी इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप इस सारे इशू को बैन करें। एटलीस्ट आप और कुछ नहीं कर सकते तो इसकी ओपन डिस्प्ले आप वो कर दें। साउथ पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर कमेटी बनाई हमारी लॉबिंग के बाद। उन्होंने सारी अपने डिपार्टमेंट्स को मिला के कमेटी बनाई और दे आर टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स कि हम अपने एटलीस्ट जो साउथ पंजाब का एरिया है वहाँ पे इसको निकोटीन फ्री उसको बना सके, और जो इन्वॉल्वमेंट है और जो टक शॉप्स हैं, और अभी मतलब पहले उसकी मीटिंग हो गई है, दे आर प्लानिंग एन अदर मीटिंग। तो इसी तरह के अगर स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे लेने शुरू कर दीजिए। हम देखें, हम कहते हैं, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी एडिक्शन है कि जिसको आप ओवरनाइट नहीं ख़त्म कर सकते। न्यूजीलैंड ने क्या किया, उन्होंने एक स्पेसिफिक ईयर सेलेक्ट किया कि इस ईयर के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हम जिंदगी में सिगरेट नहीं बेचेंगे। तो यही तो बात है, 2036 तक उनकी पूरी कौम निकोटीन फ्री हो जाएगी। क्या बात है। तो बजाय इसके कि जो हम इस तरह के स्टेप्स लें, हम एक नई इस तरह की चीज़ों को हम उस पे एक नई जंग में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या डॉक्टर ताहिरा, क्या इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल किया जा सकता है कि हम सिगरेट भी छोड़ दें, हम इस तरह की चीज़ मतलब मुकम्मल तौर पर निकोटीन फ्री हो जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि ऑल ऑफ सडन तो आप किसी भी एडिक्शन से नहीं निकल सकते हैं, इसके लिए एडिक्शन काउंसलिंग होती है। ये भी एडिक्शन में आता है, लोग इसको एडिक्शन समझते एक बंदे ने जो पिछले कितने सालों से सिगरेट पी रहा है, वो किस तरह अपने आप को वो कर सकता है? जी बिल्कुल, उसमें जो है वो एडिक्शन फोकस थेरेपी होती है, जो कि इसमें एनोनिमस ग्रुप्स होते हैं जिसको सपोर्ट ग्रुप्स सादा लफ्ज़ों में कहा जाता है। और इसके अलावा हम इसको टेपर ऑफ टेक्निक से खत्म करते हैं। ऑल ऑफ सडन आप निकोटीन को जो है उसकी बॉडी से एलिसिट नहीं कर सकते, उसमें टेपर ऑफ टेक्निक है। टेपर ऑफ टेक्निक के बाद आपके ग्रुप्स में आपको जो है वो इंडल्ज किया जाता है। ग्रुप्स के बाद आपकी इंडिविजुअलाइज थेरेपी की जाती है, और फिर आपका फर्दर ये 1 ईयर प्लान है
ये ऑल ऑफ सडन होने वाली जो है वो रिकवरी नहीं है। और देयर आर मेनी केसेस जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ा है। अच्छा। लेकिन जितना ज़्यादा आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होगा विद योर थेरेपिस्ट, विद योर ग्रुप, आप उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर जो है वो नताइज की तरफ जाते हो। इट्स अ रिकवरी साइकिल जिसको मेंटेन करना जरूरी है। ये सिर्फ थेरेपी के थ्रू भी हो सकता है या कुछ और भी ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं उन्हें? बिल्कुल ऐसे हैं। थेरेपी सिर्फ और सिर्फ टॉक थेरेपी नहीं होती है, इसमें आपकी योगा थेरेपी होती है, इसमें आपके जो है वो डाइट प्लान्स चेंज होते हैं, इसमें आपकी सोशल लाइफ को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, आपके ग्रुप्स जो है वो चेंज किए जाते हैं, आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी फैमिली काउंसलिंग होती है। ये एक प्रॉपर जो है वो एक आप समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी तरह से हर जगह से हमें वी नीड टू नो कि ट्रिगर्स क्या हैं, टोबैको की तरफ जाने के ट्रिगर्स क्या हैं। आपने उसकी पहले बॉडी क्लीन की जिसको डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके बाद बात आती है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। और वो जो है वो इट्स अ सेट ऑफ ट्रीटमेंट, ये एक अकेला ट्रीटमेंट नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया कि उसमें हर फैक्टर को जो है वो इन्वॉल्व करके उसकी थेरेपी डिजाइन की अच्छा, हमारे यहाँ पे होता है ना, अगर हमारे सामने कोई सिगरेट पी रहा होता है तो सबसे पहले हम यही तलकीन करते हैं कि सिगरेट छोड़ दो, तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो उनकी तरफ से ये आता है कि हमें इतनी आदत हो चुकी है इस चीज़ की कि हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग उन्हें बहुत सारी रेमेडीज भी, होम रेमेडीज भी बताते हैं, ये कर ले, ये खा ले, इस तरह कर ले। क्या इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है या ये सिर्फ एक उनकी मेंटालिटी है कि हम लोग नहीं छोड़ सकते? निकोटीन सबसे ज़्यादा, अगर आप रिसर्चेस पढ़ें तो सब ड्रग से ज़्यादा अगर कोई हाईली एडिक्टिव केमिकल है तो वो निकोटीन ही है। अब उसको ऑल ऑफ सडन नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो छोड़ी नहीं जा सकती है। हर ड्रग का जो है वो उसका एंटी ड्रग होता है और उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और उस ट्रीटमेंट में डेफिनेटली आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत मैटर करता है, आपको वो सारी चीज़ें चेंज करनी है। और जैसे अब आजकल चल रहे हैं गम्स चल रहे हैं, तो उसकी भी एक पूरी डोजेज है ना कि अगर आप 10 सिगरेट पर डे पी रहे हो तो उसकी डोजेज डॉक्टर चेक सेट करते हैं कि अगर आप उठने के विदिन 30 मिनट पी रहे हो सिगरेट तो वो कितनी डोज आपकी गम के साथ हम सेट करेंगे। अगर आप जो है वो 1 आवर के दरमियान पी रहे हो तो उसकी डोजेज क्या सेट होगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी पूरी कैलकुलेशन के बाद आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह के अल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं जो आप लोग जिस अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखें, इन्होंने जो बात की, इट मीन्स के ये हम एक जो अल्टरनेट की बात करते हैं या हार्म रिडक्शन या लेस हार्म रिडक्शन की हम जो बात करते हैं, बेसिकली जब इस तरह के, एक तो ये है ना कि उनकी इसकी पूरी थेरेपी की जाए और वो उससे क्विट कर दें, लेकिन जब आप अल्टरनेट्स पे जाएंगे तो फिर यही वाली चीज़ें प्रमोट होंगी एंड यू डोंट नो कि वे लोग क्या बेच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब वो बच्चे के लिए कितना हार्मफुल है, वो इस तरह के लोगों के लिए कितना, मतलब छोटे बच्चों के लिए कितना हार्मफुल है। किसी को नहीं पता कि ये जो निकोटीन पाउचेस हैं, आज तक उसके ऊपर बहस चल रही है कि इसको आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए। और शुरू में आया था और हमें पता भी नहीं था कि ये है क्या। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता था। इट्स लाइक अ च्युइंगम, वो आप एक बड़ी फैंसी सी पैकिंग में पड़ा होता है और बच्चे ये समझते हैं कि ये पता नहीं कोई ऐसी खिलौना है या कोई ऐसी च्युइंगम या चॉकलेट है, मैं भी उसको लेके चला जाऊं, और घर जाके उसके बाद वो उसकी एडिक्शन हो जाती है। स्पेशली जब आप यूथ की बात करते हैं ना, तो छोटे बच्चों को जब इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर एंगेज, मतलब सबसे मैं समझता हूँ कि हम अपनी कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं कि हम इसको टक शॉप्स के ऊपर बड़ी फैंसी पैकिंग के साथ वहाँ पे रख रहे हैं कि जहाँ पे चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, जहाँ पे कैंडीज पड़ी हुई हैं। इट मीन्स द पर्पस इज टू अट्रैक्ट द किड्स ऑफ दिस नेशन। ठीक है, यानी कि आप पूरी कौम को, आने वाली जनरेशन को इस सारी, और लिटरली आप सर्वे करवाएं, आप बहुत सारी चीज़ें मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं अब, कि आपके लाहौर के अंदर भी कितने छोटे बच्चे ऐसे स्कूल्स के अंदर हैं जो पॉकेट्स के अंदर, बैग्स के अंदर ये चीज़ें कैरी करके जा रहे हैं। तो ये क्या, मतलब हम किस तरफ जा रही है ये कौम, और गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर कोई इस तरह के स्टेप्स लेती। हाई कोर्ट में रिट करने का भी पर्पज़ इसका यही है कि चलें शायद कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह का ऑर्डर आ जाए और उसकी वजह से कोई। तो फिर एक लास्ट कमेंट आप दोनों से चाहूंगी। मैं इसमें अपने वर्बैटिम को, आई डोंट वांट कि वो गलत कन्वे हो। नहीं, मैं वो चीज़ इनको क्लियर करना चाह रही हूँ। अगर आई वाज टॉकिंग अबाउट द निकोटीन गम्स, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम निकोटीन गम पे ही रहेंगे। निकोटीन गम जो है वो एक शिफ्टिंग है आपकी सिगरेट छुड़वाने पे, एंड देन निकोटीन गम के बाद शिफ्टिंग है जीरो पे। ओके, तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि भी निकोटीन गम वी विल प्रमोट दैट, वो भी हार्मफुल है। मैंने स्टार्टिंग में ही पहले ये कहा कि हमने ब्रांडिंग में मैंने ये देखा कि आपने सिगरेट छुड़वाने के जो है वो नुकसानात आपने सिगरेट पीने के तो बता दिए, निकोटीन गम के नहीं बताएं। निकोटीन गम एक शॉर्ट वे ज़रूर है आपकी
जो है वो छोड़ने की, क्योंकि टेपर ऑफ टेक्निक में शामिल है, लेकिन इट डजंट मीन कि भी वी विल स्टिक टू दैट, हम उसको लेके नहीं चल सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल ही निकोटीन केमिकल है ना, तो उस पर तो हमें फोकस करना है, उसे छुड़वाना ही छुड़वाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट क्या आप एक कमेंट देंगे, मतलब किस तरह एज ए इंडिविजुअल हम इस चीज़ को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? देखिए जी, एक एज ए इंडिविजुअल तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें पेरेंट्स का बनता है, और एज अ सोसाइटी हर शहरी का बनता है कि जब स्पेशली मैं बच्चों पे और यूथ पे फोकस इसलिए कर रहा होता हूँ कि देखें दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और वो अंडर कंट्रोल होते हैं किसी ना किसी के। जब वो थोड़ी एक एज लिमिट्स ब्रैकेट से ऊपर चले जाते हैं तो फिर शायद वो कंट्रोल में नहीं होते। तो एटलीस्ट हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के स्कूल में जाके देखें कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो किस तरह की इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि लोग इन इशूज़ के ऊपर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं अच्छा मेरा बच्चा सिगरेट तो नहीं पी रहा ना, खैर है ये तो एक गम टाइप खा रहा है या एक वो, यही तो अवेयरनेस हमने ज्यादा से ज्यादा पहुंचानी है कि ये जो अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स के ये खाली जो पाउचेस भी हैं जो पेरेंट्स को लगता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, सिगरेट नहीं पी रहा तो ये इस्तेमाल कर सकता है, तो ये भी एक निकोटीन का ही जरिया है जो उसे लत लगा रहा है निकोटीन की, और बाद में वो जाके दूसरे नशों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। हमारे साथ सैयद कौसर अब्बास सोशल एक्टिविस्ट और डॉक्टर ताहिरा मलिक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और कौसर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ सियासी सूरत हाल की बात करते हैं तो कल लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया है, और बुशरा बीबी इमरान खान के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उनकी समाअत की, और जिसके बाद हाई कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत को मंजूर करते हुए नैब को बुशरा बीबी को 23 मई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया, और लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ भी ख़त्म कर दिया है। और दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी कि इमरान खान के खिलाफ खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा है, और अदालत पंजाब में दर्ज नए मुकदमात की तफसील तलब करे। इसके अलावा 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की भी दरख्वास्त की गई, और अदालत की हाई कोर्ट ऑफिस को दरख्वास्त आज समाअत के लिए पेश करने की हिदायत है। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो जनाब वहाँ पर PDM के धरने की, तो PDM ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेड जोन में जजेस के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने मुख्तलिफ नारों और बैनर्स और फ्लैक्सेस के जरिए मुअज़्ज़ज़ अदालत के जजेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, और सवाल तो ये भी पैदा होता है कि दफ़ा 144 का नफाज था, तो इजाज़त किसने दी कि वो रेड जोन में चले गए। इसके बाद हमने देखा कि आला क़यादत ने तकारीर की, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये अवाम का समंदर सिर्फ एक मैसेज है, और मरीम नवाज़ ने जजेस से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया, जिसके बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान किया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की तजवीज़ भी दे दी है, और अदालत ने सियासी जमातों समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस भी जारी कर दिए, और मुल्क में होने वाले पिछले दिनों नाखुशगवार वाक़यात के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। इजलास में मुसल्लह अफवाज की क़यादत और हुक्काम शरीक होंगे, जिसमें मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। उधर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस लाने का असूली फैसला भी कर लिया है, और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि रेफरेंस को ख़त्मी शक्ल देने के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के अरकान शामिल होंगे, जबकि कमेटी की तश्कील का इख्तियार स्पीकर कौमी असम्बली को दिया जाएगा। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान का मुकाबला हमने इलेक्शन में ही करना है, इलेक्शन के लिए तैयार है। बिलावल ने कहा कि अगर PTI सियासी जमात है तो पहले जलाओ घराओ की मजम्मत करे और मुआफ़ी मांगे, और अगर वो मुआफ़ी नहीं मांगते तो चीफ जस्टिस या किसी के कहने पर अक्सरियत पसंद जमात से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मज़ीद क्या सूरत हाल आगे बढ़ने वाली है, कानून के हवाले से भी कुछ अपडेट्स ले लगते हैं। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद है चौधरी मोहम्मद नसीर कपूर साहब है, बाहिर कानून है। चौधरी साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।
जैसे सब ये सारी सिचुएशन हम लोगों के सामने है, मुख्तलिफ केसेस की समाअत भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी समातें चल रही थी, फिर उसके बाद कल हमने देखा कि पीटीएम का धरना भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, रेड जोन में भी जाया गया। तो किस तरह आप इस सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बहुत जो है वो सूरत हाल जो है 75 साल में मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल बहुत दफ़ा मुल्क के हालात जो हैं वो डिस्टेबल हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है पोजीशन बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। अच्छा, देखें, अदारे जो हैं उनमें भी वाज़ेह तफरीक है और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन पे भी, एक पॉलिटिकल पार्टी ने अदलिया पे चढ़ाई की हुई है और एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो फौजी तनसीबात पे हमले किए हैं, जो कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को कहा जा रहा है कि आप इसकी मजम्मत करें, वो इस मजम्मत को भी नहीं कर रहे। और दूसरा, देखें उन वर्करों के साथ कितनी ज़्यादती है कि जिन्होंने जिसके मोहब्बत में ये किया उनको ओन नहीं किया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं, बड़े दिल का मुजाहरा करें और मजम्मत करनी चाहिए। और आइंदा से जो है वो देखें, जहाँ गलत है बंदे को अपना किबला दुरुस्त करके आगे चलना चाहिए, ना कि आप जनाब मुल्क की सलामती के अदारे जो हैं उन पे चले। किसी हद तक आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे तनकीद है, लेकिन उनकी बहुत सारी खिदमात हैं, उनकी फतूहात हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं। तो यहाँ पे अगर हम उनकी सारी खिदमात को, उनकी फतूहात को सिर्फ एक एतराज़ पे जो है वो ये तो देखिए इंडिया का एजेंडा पूरा हो रहा है, दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं। तो ये जितनी जल्दी हो ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। और हमारे अदालतों पे देखें, अब नो डाउट हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बहुत कूल हैं, लेकिन अब उन पे भी देखें दूसरी तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो जो है वो उन्होंने बाकी जजेस उनके खिलाफ हैं या वो बादशाहत कायम की हुई है, वन मैन शो है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ उनकी मुशावरत होनी चाहिए। अच्छा। और देखिए, बदकिस्मती की बात है कि पिछले 2 साल से या 1 साल से फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं हुआ, जो कि जजेस का जब आप बैठेंगे नहीं, मामला डिस्कस नहीं करेंगे। और 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रियों के लिए जो है वो 2 सीटें खाली हैं। अच्छा। अब पीछे भी 2 तकर्रियां जो हुई हैं वो कहा जा रहा है कि जी बाजवा साहब ने करवाई थी, तो अब अगली 2 तकर्रियां नहीं हो रही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अदारों के दरमियान कंसेंसस होना चाहिए। और देखिए, अदारे आपस में जब उनमें आपस में कंसेंसस होता है और वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं तो फिर सही डिलीवरेंस होती है। अच्छा। अगर अदारे एक दूसरे को नीचा दिखाने लग जाएं या पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री के जाविये पे चली जाए, तो फिर कैसे हो सकते हैं हालात? देखिए, इस वक्त इस मुल्क में आप देखें जो सबसे ज्यादा लूजर है वो रियासत पाकिस्तान है और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम है। देखिए, जब तक आप इकट्ठे नहीं बैठेंगे ये मसाइल नहीं हल हो सकते, जितने गंभीर मसाइल हैं ना। इसके लिए डायलॉग जरूरी है और पॉलिटिकल पार्टियों और अदारों को जितनी जल्दी कंसेंसस कर लें, ये पाकिस्तान का मफाद है। लेकिन जितना मर्जी आप लड़ लें, दस्तों गिरेबान हो लें, इसी पॉइंट पे आपको आना पड़ेगा कि आपको कंसेंसस करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत नुकसान करने के बाद आप आए तो ये नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए। ये जो पिछले दिनों सारा नुकसान भी हुआ है नसीर साहब, हमने सारा देखा कि किस तरह फौजी तनसीबात पर भी हमला किया गया और अब कल जो है वो बताया गया है कि फौजी तनसीबात पर जिन लोगों ने भी हमला किया है, मुजाहिरीन ने जो भी थे, उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा और कार्रवाई होगी। क्या इस तरह क्या आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है? हमारा कानून क्या कहता है? देखिए, आर्मी के जो है ना स्पेशल लॉज है। हाँ जी। तो आर्मी के मामलात के बारे में उनकी अपनी अदालतें हैं। तो अब जारी बात है, आर्मी की तनसीबात पे हमला हुआ है, तो अगर देखिए आर्मी की तनसीबात पे इनफैक्ट तो हमला कोई मुखालफ मुल्क ही करता है ना, दुश्मन। अब मुल्क में अवाम जो है वो उसको इश्ताल दिलाया गया और उन्होंने हमला कर दिया। तो वहाँ पे अब देखें उनका अपना स्पेशल लॉ है और अपने स्पेशल लॉ के तहत जिस तरह वो अपने आर्मी के बंदों का कोर्ट मार्शल करते हैं, इसी तरह आर्मी के साथ जो ये मुख्तलिफ देखें तहरीक तालिबान या दूसरी तहरीक जो आर्मी के साथ जंग में थी, तो उनके सारे मामला आर्मी एक्ट के तहत डील होते थे। तो लिहाजा अब वो कानून तो है, वो कानून पाकिस्तान की पार्लियामेंट का बनाया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे मैं सुजेस्ट करना चाहूँगा, आम आवाम है देखिए ना, अब आम आवाम जज्बात में आके देखिए, आम आवाम के मसाइल तो हैं, बेचारे महंगाई के सताए हुए हैं, किसी को मुश्किल कर दें, रोटी तो पूरी नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ यहाँ आम माफी होनी चाहिए। और आम आवाम जो है उसको जो है वो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। लेकिन देखिए ना, अब आम आवाम कहाँ खड़ी है?
जिसकी मोहब्बत में अवाम गई वो लीडर ओन तो करे ना कम से कम उनको। वो लीडर ये तो कहे कि जी मैं अपने सर पे लेता हूँ। लीडर लेते हैं अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, लेकिन अगर देखें लीडर ओन ना करे, उनको सजाएं हो, तो वो उनका मोराल कहाँ जाएगा। तो लेकिन ये कंफ्यूजन हमारी खत्म कर देना, मतलब ये आइन में है कि आर्मी जो है वो ट्रायल कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है एक आम शख्स के खिलाफ भी। बिल्कुल कर सकती है। उनके देखें अगर आर्मी से मुतल्लक आप कोई ऑफेंस करते हैं, देखें ना आर्मी तंसीबात पे हमला करना जो है वो समझे आर्मी की जुरिस्डिक्शन को आपने जो है वो मसलन फलांगा है, तो आप फिर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं और वो मामला कर सकते हैं। देखें ना ये जितने भी मामला होते हैं दहशतगर्दी की अदालतें हैं या फिर आर्मी एक्ट के तहत जो अदालतें हैं, ये बेसिकली आर्मी एक्ट के तहत अदालतें जो हैं या तो आर्मी के इंटरनल मामलात जो हैं उनको देखती हैं, या फिर दहशतगर्दों को जो मामलात हैं उनको। देखें ना कलभूषण का जो है, कलभूषण यादव का, वो आर्मी एक्ट के तहत हुआ। तो अब देखें ये इंटेंशनली हो गया या अनइंटेंशनली हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है ना, जो तंसीबात पे हमला हुआ है ये बड़ा गलत मैसेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसकी मैं समझता हूँ कि मजम्मत होनी चाहिए, जितनी मसलन आप मजम्मत करें, लेकिन मजम्मत से ज़्यादा जो है जिन्होंने किया है या जो लीडरान है उनको राह रास्त पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अब जितना मामलात की गहराई में जाएंगे, जज्बात में होके चलेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। और मैं इमरान खान साहब को भी सजेस्ट करूंगा कि आप इक़्तिदार से दूर होते जा रहे हैं। देखिए अदारों के साथ लड़ाइयाँ करके इक़्तिदार नहीं मिलते। हर मुल्क में दुनिया में थिंक टैंक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, तो उनके साथ मिलकर ही मामलात में चला जाया जा सकता है। लड़ाई करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, और ये कोई पाकिस्तान का मफाद नहीं है। बेसिकली हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें आर्टिकल 204 है। अच्छा। जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डील करता है। अच्छा, ठीक है। और ये आर्टिकल 204 ये कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी शख्स को पनिश कर सकती है। अच्छा। अगर वो अदालत को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को गाली निकालता है, उसके मामलात में इंटरफेयर करता है, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, और उसके ऑर्डर को ओबे नहीं करता, या जजेस को स्कैंडलाइज करता है, या अदालत को स्कैंडलाइज करता है, या तंज व मजाक उड़ाता है, तो इस सूरत में आइन में आर्टिकल 204 जो है वो 1973 के आइन में ऐड किया गया। और उसके तहत कहा गया है कि कवानीन जो हैं वो इसके ताबे, क्योंकि आइन जब किसी चीज़ की इजाज़त देता है तो उसके ताबे कवानीन बनते हैं। फिर उसके ताबे जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बना, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को उसके बाबत रूल्स बनाने का भी इख्तियार है। अब जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में अगर देखें तो 3 तरह की कंटेम्प्ट जो है वो होती है। एक सिविल कंटेम्प्ट होती है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है, और एक जुडिशियल कंटेम्प्ट होती है। अच्छा, अब देखें जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए थे। अच्छा, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बारहा मौक़ों पे अपने ऑर्डर्स जारी किए। कभी वज़ारत ख़ज़ाना को कहा, कभी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा गया, कभी इलेक्शन कमीशन को कहा गया, कभी दाखिला को कहा गया। तो ये सारे मामला देखें जिन जिन के खिलाफ ऑर्डर्स हैं, तो अब वो ऑर्डर्स पे अदालत अपनी, देखें सिविल कंटेम्प्ट में भी ये केस आता है, और इसी तरह जुडिशियल में भी आता है, जिस तरह आप फरमा रही थी कि वहां पे नारे लगे हैं या जो भी है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस तो है, क्लियर है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 2003 का, उसमें जो इसकी कॉग्निजेंस लेने का इख्तियार है, वो भी जिस कोर्ट के ऑर्डर की या जिस कोर्ट के बारे में बात की जा रही है वो आज खुद भी नोटिस लिया जा सकता है। और उसकी बाबत जो है वो कोई अग्रीव्ड बंदा जो है वो भी जाके एप्लीकेशन दे सकता है, मेरी आपका ऑर्डर था, माना नहीं जा रहा, या कोई इंफॉर्मेशन भी फर्निश की जा सकती है। तो उसके बाद जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अदालत को इख्तियार है कि वो जिसने कंटेम्प्ट की है उसको 6 माह तक की सजा दे सकती है, और 1 लाख तक जुर्माना और दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक बात बड़ी दिलचस्प है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट को डिस्क्रिशन दे दी है कि अगर कोई बंदा कोर्ट के सामने, जब कोर्ट उसको शो काज नोटिस के जरिए बुलाती है, कोई शख्स जाके वहां पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेता है, तो अदालत को डिस्क्रिशन दे दी है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस वापस लेके तो उसको जो है माफ कर सकती है। अच्छा, अब देखिए सुपीरियर कोर्ट्स जो है ना, अगर उनका व्यू देखा जाए तो उसमें ये चीज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वेपन को यूज करते हुए ये बारहा अदालतों ने ऑब्जर्व फरमाया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट छोटी छोटी बातों पे नहीं होनी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हथियार जो है
वो आपको उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब कोर्ट को कोई और रास्ता ना मिल रहा हो और कोर्ट जिच हो रही हो और कोर्ट के ऑर्डर जो है वो हवा में उड़ाए जा रहे हो। हमारे पिछले सालों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बहुत सारे केसेस हुए, तलाल चौधरी का केस हुआ, दानियाल अजीज का केस हुआ, फिर सेनेटर वो थे जो जिनको 3 महीने की सजा भी हुई थी। उसके बाद जो है वो 2007 में यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा, और रिसेंटली आज़ाद कश्मीर में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई किया गया और यूसुफ रजा गिलानी और प्राइम मिनिस्टर को और तलाल चौधरी को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट कहा गया कि यही सजा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इत्तेदाद साहब भी यही फरमा रहे थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना, अब देखिए ना, ये अगर आप देखें जुडिशियल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो मैं समझता हूँ कि आधे पाकिस्तान पे लगती है। मैं देखे ना जुडिशियल पे जजेस के खिलाफ पॉलिटिकली नारे लग रहे हैं और मसल जलसों में लीडर उनका नाम ले रहे हैं, पार्लियामेंट पे पार्लियामेंटेरियन तकरीरें कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि इत्तेदाद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब बहुत कूल है और दानिश से मैं समझता हूँ काम ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस मसले का हल नहीं है कि अगर सजा दे भी दी जाए, फर्ज करें अगर आप नाहल कर भी देते हैं तो उसमें क्या डिस्क्वाली, लेकिन कानून ये है और इस कानून के तहत कानून ये इजाजत देता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है और उसकी सजाएं भी हो सकती है। ठीक, नसीर कबो साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जनाब हमने आपको आगाह किया है कि कल क्या सिचुएशन चल रही थी और आइन हमारा इस हवाले से क्या हमें डायरेक्शंस देता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और जनाब ये सेगमेंट मेरा बड़ा ही पसंदीदा सेगमेंट होने वाला है क्योंकि लोग ना रंगों का चुनाव अपनी पसंद से ही करते हैं और हम सब करते हैं, लेकिन बाज़ लोग ये नहीं जानते हैं कि जो भी रंग आप अपने कपड़ों के लिए सिलेक्ट करते हैं वो आपके मिजाज को खूब बयान भी कर रहा है। जिन रंगों के कपड़े हम पहनते हैं ना, वो ना सिर्फ हमारी शख्सियत के आईनादार होते हैं बल्कि हमारे मिजाज, रवैयों और माहौल पर भी असरअंदाज होते हैं। और हर रंग अपनी एक तासीर रखता है, एक एनर्जी रखता है अपने अंदर। और कुछ रंगों का जो मिजाज है वो गर्म होता है और कुछ का सर्द होता है। और मुल्क भर में इस वक्त इतनी गर्मी पड़ रही है कि ख़वातीन इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो ख़रीदारियाँ वो लॉन के कपड़ों की करती हैं। और ख़वातीन के लिए हर मौसम में कपड़ों और उनके रंगों का इंतखाब एक अहम मसला होता है। क्या पहना जाए, ये एक सवाल होता है जो हमारे दिमागों में आता है कि अब हमने कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। और रंगों के इंतखाब में मौसम का अमल दखल भी होता है, लेकिन किसी सीज़न में कौन सा रंग ज़्यादा पहना जा रहा है उसे भी हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस सूरत में और भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए जब सामने ढेर सारे हमारे कपड़े पड़े होते हैं और उनमें से किसी एक और अच्छे से रंग का हम लोगों ने इंतखाब करना होता है। तो समझदार और बहुत ही ऐसी ख़वातीन होती हैं जिन्हें पता होता है कि जनाब उन्होंने कौन सी सिलेक्ट करने, कौन से कपड़े सिलेक्ट करने, कौन सा रंग सिलेक्ट करने। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि जो कलर्स हैं, जो लिबास है, वो हमारी शख्सियत को किस तरह उभारता है, किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, फैब्रिक किस तरह का होना चाहिए, कलर्स किस तरह के होने चाहिए। और ख़ास करके ये जो अब गर्मी का मौसम आ रहा है इसमें किस तरह का कलर हमें सिलेक्ट करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त समन असद मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में, जो कि इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं, और हामिद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, जो कि इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क हैं। समन आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, वेरी गुड मॉर्निंग। और हामिद सईद आपको भी गुड मॉर्निंग कहती हूँ और वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ठीक है हामिद साहब, आप भी? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। आज बड़ा अच्छा जनाब होने वाला है बिकॉज दो जो वार्डरोब कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि हमें किस तरह की वार्डरोब अपनी अलाइन करनी चाहिए, किस तरह लेके चला जाए। सबसे पहले तो आप ही की तरफ समन आऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा आगे होने वाली है, बल्कि अभी शुरू हो गई है। तो एक सबसे पहले तो कलर्स किस तरह हमारी जो शख्सियत है ना उसको निखारते हैं? देखिए, कलर्स का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है पर्सनालिटी के ऊपर, बट डिपेंड्स ऑन कि आपका क्वेश्चन
किसके हवाले से है, अच्छा। प्रोफेशनल्स के हवाले से है, घरेलू ख़वातीन के हवाले से है, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा। क्योंकि जब कलर साइकोलॉजी की बात होती है, मेरा ख्याल है कि सर भी मुत्तफ़िक होंगे इस बात पे कि हम प्रोफेशनल्स के लिए हमेशा कलर पैलेट डिफरेंट देते हैं और जो कैजुअली पहनने के लिए अलग देते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम आप प्रोफेशनल अटायर में तो रह नहीं सकते। तो बेहतर होता है कि आप अपनी कलर साइकोलॉजी को परफेक्ट करने के लिए, अपने मिजाज को अच्छा और कूल करने के लिए, जब आप घरेलू माहौल में हो तो आप कलर्स के साथ प्ले करें। अच्छा। पेस्टल कलर्स पहने, कलरफुल ड्रेसेस, मोटिव्स एंड ऑल दैट। बट अगर प्रोफेशनल अटायर की बात की जाए तो बीइंग अ प्रोफेशनल लेडी, मैं सर्दी गर्मी देखे बगैर हमेशा डार्कर कलर्स को प्रेफर करती हूँ। अच्छा, क्योंकि ओके। इसमें पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा जो है आपकी कह लें कि बेस करती है। मेरा मिजाज है थोड़ा सा डोमिनेटिंग सा ठीक है। तो मैं हमेशा डार्कर कलर्स की तरफ ज़्यादा जाना वाओ। पसंद करती हूँ। मुझे लगता है वो जो ख़वातीन हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको डार्कर कलर्स में रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पर्सनालिटी, आप बॉडी लैंग्वेज से वो मैसेज नहीं दे देते जो अपने लिबास से मैसेज क्या दे देते। बात है, क्या दिस बात इज माय है। ओपिनियन। अच्छा, ये साइकोलॉजी भी है, मतलब आपके लिबास से पता चलता है कि आप डोमिनेटिंग है या नहीं है। बिल्कुल देखें, जो कलर्स हैं, जिसे इसकी सारी जो बेसिस है, बुनियाद है, वो ये है कि आप इससे नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। तो नॉन वर्बली कम्युनिकेशन आप लिबास से कर रहे होते हैं, इसके अलावा आप कलर से कर रहे होते हैं, इवन के स्टाइल जो पहने उससे भी आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। और जो सारी रिसर्च है वो बताती है कि 90% इवन मोर देन दैट कम्युनिकेशन जो है वर्बली नहीं है, वो नॉन वर्बल है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कलर्स जो है इसकी पूरी साइंस क्या है। तो इसकी साइंस ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो हर चीज़ हिकमत के साथ बनाई है, तो कलर्स भी हिकमत के साथ बनाए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इंडिविजुअल कलर्स हैं कि हम किस कलर्स के हैं। देयर आर डिफरेंट नेशंस, देयर आर डिफरेंट पीपल। तो अल्लाह ताला ने जैसे गोरे बनाए हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने काले बनाए हैं जो अफ्रीका के हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने एशियन बनाए हैं जो हम हैं, हम मतलब फेयर स्किन या डार्क स्किन या मीडियम स्किन के लोग हैं, फिर चाइनीज़ हैं, फिर जापानीज़ हैं। तो इसमें हिकमत अल्लाह ताला की ये है कि कलर पहले तो है आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाए हैं, ताकि हम पहचाने जाएं कि हम कौन से कबीले से, कौन सी रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट से। अदरवाइज तो हम सारे इट विल बी हार्ड टू फिगर आउट कि हु आर वी। तो एक तो हिकमत ही है। दूसरी हिकमत अल्लाह ताला ने इसमें ये रखी है कि हर कलर हर कौम के ऊपर अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक कलरेशन है। फॉर एग्जांपल हम गोरों की बात कर लेते हैं। गोरे जो हैं वो उनकी जो आइज़ हैं वो या ग्रीन हैं, या उनकी ब्लू आइज़ हैं, या हेज़ल हैं। तो इस तरह की उनकी कलरेशन है। उनकी जो स्किन टोन है वो पिंकिश स्किन टोन है, लाइट स्किन टोन है, आइवरी स्किन टोन है। इसके अलावा उनके जो हेयर कलर हैं वो जो हैं वो उनके ब्लॉन्ड हैं, ब्लॉन्ड में आ जाते हैं सारे कुछ। अच्छा, अब उनके ऊपर जो कलर्स अच्छे लगते हैं वो हमारे ऊपर अच्छे कलर नहीं लग सकते। सही। तो पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा, उनके ऊपर कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं? उनके ऊपर जो जितने खिज़ां के पत्ते हैं ना, जो हमने देखे हुए हैं, उनमें बेहतरीन कलर्स हैं। जो उनमें ऑलिव्स आ जाते हैं, मेहंदी कलर आ जाता है, उसमें ब्राउन के शेड्स आ जाते हैं, उसमें आपके सारे टैन्स आ जाते हैं, उसमें आपकी ऑरेंजेस, रस वगैरह सारे आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ किसी गोरे या गोरी को आपने ड्रेसअप करना हो तो खिज़ां के पत्तों का बैरल लें, उसमें उसको डाल दें अंदर, एंड शी विल बी प्रॉपर्ली ड्रेस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी तरफ। तो अपनी तरफ हमारे क्या है, या हम डार्क स्किन है, या मीडियम स्किन है, या हम या फेयर स्किन है। ठीक है। अब हमारी जो फेयर स्किन है, जो हमारी गोरी स्किन है पाकिस्तानी, वो भी गोरा गोरी नहीं है, इसलिए कि उसकी आंखें गोरी नहीं, उसके बाल गोरे नहीं हैं। तो हमारे ऊपर इस सर्टन जो कलर्स हैं जो वो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं की बात करते हैं। अच्छा, एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कलर कहते क्या है, अच्छा, कम्युनिकेट क्या करते हैं। हर कलर का एक मतलब है, कॉन्टिटेशन अल्लाह ताला ने अगेन हिकमत में, यानी एक तो हमारी स्किन टोन पे कौन से कलर अच्छे लगेंगे, और दूसरा फिर कलर इटसेल्फ क्या कहता है, तो वो हमें उसको देखना है। और तीसरी ये है कि हमारे मूड जो हैं, क्या कलर्स हमारे मूड पे अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ कलर्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक है। तो ब्लैक क्या समझा जाता है? ब्लैक कलर जो है वो आपको क्या फीलिंग देता है जब पहनती हैं, और दूसरों को जो आप लोग देख रहे हैं वो क्या मैसेज करते हैं, मैसेज। ठीक है। ब्लैक मीन्स पावर, यानी कि ये पावरफुल कलर है। अब देखें, पावरफुल कलर भी है और एक किस्म का आपके अंदर वो एक किस्म का खौफ भी पैदा करता है जो ऑडियंस है। अच्छा, इसकी नेचर से तल्लुक़ देखें कि नेचर में जब बादल आ जाते हैं बड़े तब थोड़ा खौफ महसूस होता है कि नहीं होता? हाँ, रात जब आती है तो हम इतना ईजी नहीं महसूस करते, बल्कि बच्चों को तो कहा गया कि भाई माँ बाप को कहा गया उनको घर में ले आएँ रात में।
तो ये उसकी जो ऊपर से हिकमत चल रही है अल्लाह की वो है, और ये कलर ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये कलर पहनेंगे तो हम अपनी पावरफुल लगेंगे। अच्छा, इस तरह ब्लू कलर की बात कर लेते हैं। अच्छा, ब्लू कलर जो है ये कलर जो है ये बड़ा कामिंग कलर है। अच्छा, अब और दूसरी बात ये है कि ब्लू कलर जो है वो आपको वैसे भी बड़ा अटेंटिव कर देता है, एक चौकस कर देता है आपको। फॉर एग्जांपल, अब जो आसमान का कलर है देखें वो ब्लू कलर है। इसी तरह आप कंप्यूटर की स्क्रीन देखें वो भी ब्लू कलर है। हाँ। तो इस तरह की कलर की सारी काउंटेशन है जो जिसके ऊपर हम जिसके हवाले से हमें। अच्छा समन, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ज़्यादातर हम लॉन पहनते हैं बिकॉज लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक तो किस तरह के लॉन में भी आपको पता है प्रिंट्स भी चल रहे हैं, सारी सॉलिड्स कलर में भी चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर क्या करनी चाहिए अगर एक उसमें भी जाना है हमने, प्रोफेशनली भी अगर उसको अडॉप्ट करना है हमने? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो कि हम लोग ज़्यादातर रिलाई करते हैं लॉन्स के ऊपर, बट अब बहुत सारे डिफरेंट फैब्रिक जो है वो अवेलेबल है मार्केट। जैसे आपका कॉटन नेट आ चुका हुआ है, चिकनकारी है, प्रिंट्स में जाना चाहते हैं, नहीं रह सकते प्रिंट्स के बगैर, तो फिर सेल्फ प्रिंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपने लॉन्स में जाना है तो फिर सेल्फ प्रिंट, जैसे सेम कलर बैकग्राउंड प्रिंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइटर या डार्कर टोन में आपका शेड है, तो डबल टोन का जो ड्रेस होता है सेम कलर का होता है वो आप प्रेफर करें। उसके ऊपर हल्का सा मोटिव लगा सकते हैं, उसके अंदर लाइट सी कोई लेस आप उसको कर सकते हैं, बटन्स के साथ प्ले कर सकते हैं। लॉन्स के अलावा जो फैब्रिक्स हैं उसको मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, वेयर करना चाहिए, कैरी करना चाहिए। उससे ये होता है कि एक तो जो रिंकल्स का इशू होता है ना, सिलवट पड़ जाती है कपड़े पे, लॉन पे वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बेहतर होता है जो कॉटन नेट, मेरा एक्सपीरियंस चिकनकारी का कॉटन नेट का बहुत अच्छा रहा है। तो मैं नॉर्मली सजेशन भी यही देती हूँ कि या चिकन पहने, चिकनकारी पहने, मतलब प्ले करें फैब्रिक के साथ, सिर्फ कलर्स के साथ प्ले ना करें, फैब्रिक के साथ भी प्ले करें। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन प्रोफेशनल हैं और लीडर्स हैं, ठीक है, उनको चाहिए वो शिफॉन्स और जॉर्जेट, डबल जॉर्जेट, इस तरह के फैब्रिक ज़रूर जो है वो कैरी करें। लेकिन किन्हें ये प्रिंटेड कपड़े पहनने चाहिए जो बड़े आजकल चल रहे हैं और किन्हें नहीं पहनने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है हम ख़वातीन है ना, हमें बहुत शौक है प्रिंटेड कपड़ों का, और जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, हम कहते हैं कि हमने पहनना है वो। तो मैं कहती हूँ उसको आप सोशल इवेंट्स के लिए रहने दें, सोशल गैदरिंग्स के लिए रहने दें, घर के लिए रहने दें। देखें, आप एक प्रोफेशनल औरत हैं, ठीक है, आपका इंटरेक्शन मर्दों के साथ भी होना है, सीनियर जूनियर्स के साथ भी होना है, अपना एक पर्सनालिटी मेंटेन कर लें। आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए जो प्रोफेशनली हो, पता चल जाए भाई मुनीबा आ गई है, ठीक है। ये करने के बाद अब जब आप घर जाएंगे तो घर जाके अपने आप को टोटली एक चेंज कर दें। आप जाएंगे घर, कलरफुल ड्रेसेस पहने ताकि आपका मूड भी अच्छा हो, चेंज हो, आपको लगे वो घर का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि रंगों का और प्रिंट्स का और फैब्रिक्स का आपके मिजाज पे बड़ा असर होता है। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड ना। तो मुझे लगता है कि कलर्स के साथ प्ले करें, बट सोशल गैदरिंग्स और घर में, बाजार जाना है पहन लें, बट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा आपको सोबर होना है, और एलिगेंट सा लगना है, और इसीलिए हम लोग अपने कंसल्टेंट्स को बुलाते रहते हैं ताकि आप लोगों की जो वार्डरोब है ना हम सही करवा सके, और वक्तन फवक्तन इनको हम लोग कॉल देते रहते हैं। अच्छा, लड़कों के हवाले से हामिद साहब बताइए कि वो किस तरह के कपड़े, खास करके कलर्स किस तरह के वेयर करें कि वो भी जरा सोबर और एलिगेंट लगे? देखिए, मैं बेसिकली कहता हूँ कि 4 कलर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप फॉर्मल क्लोथिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और आप कैजुअल क्लोथिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्टन कलर जो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, चाहे फॉर्मल हो, चाहे सेमी फॉर्मल हो, चाहे कैजुअल हो, वही कलर्स जो हैं वो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। तो बेसिकली 4 कलर्स हैं, जैसे ब्लैक है, जैसे ब्लैक हमारे ऊपर हमारी स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है, पावरफुल कलर है। इसके अलावा डार्क नेवी है, डार्क नेवी इज ए गॉर्जियस कलर। डार्क नेवी कहता है कि मैं पावरफुल भी हूँ, साथ में अप्रोचेबल भी हूँ, टॉक टू मी, आई एम ओपन टू कन्वर्सेशन, ऑल दैट। इसके अलावा तीसरा कलर जो है वो है डार्क चारकोल, जिसे कहते हैं चारकोल ग्रे, ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल कलर। उसके बाद आ गया आपका मीडियम ग्रे या लाइट ग्रे। ये 4 कलर्स जो हैं ये फंडामेंटल कलर्स हैं। इसी में आपकी सूटिंग भी आ गई, इसी में आपकी 1-2 कलर और ऐड कर लें तो शलवार कमीज भी आ गई। उसके लिए आप वाइट शलवार कमीज ऐड कर लें, यहाँ पे एक और एक ब्लू का एक और शेड ऐड कर लें।
शर्टिंग के कलर जो हैं वो 5-6 कलर्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन कलर है वाइट। वाइट का मतलब है ट्रस्ट मी, वाइट का मतलब आई एम क्रेडिबल, वाइट का मतलब आई एम रिफाइंड, पॉलिश, सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट। क्या बात है। और जब भी हामिद साहब यहाँ पर आया ना मेरे शो में, उन्होंने वाइट ही कलर पहना होता है अपनी शर्ट का। देखिए वो कहते हैं ना आई शुड प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। हाँ, एग्जैक्टली। तो खवातीन के लिए देखें ना, वाइट हिजाब हो सकता है, वाइट की ट्रिमिंग हो सकती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कलर्स की जो आपके फेस के करीब है, आई मीन बॉटम हैज नथिंग टू डू विद दिस। तो अगर आपने, अब देखें रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं ना, आपने ट्रस्टवर्दी लगना है, आपने क्रेडिबल लगना है, आपने रिफाइंड पॉलिश लगना है, तो आप वाइट शर्ट पहन लें या वाइट ट्रिमिंग कर लें या वाइट हिजाब पहन लें। तो इसके अलावा आप शर्टिंग में कलर पहन सकते हैं। ब्लू के सारे शेड्स हैं, जैसे लाइट ब्लू है, मीडियम ब्लू, स्किन जिसे स्काई ब्लू कहते हैं, फिर मीडियम ब्लू है, इसके अलावा फ्रेंच ब्लू है। अगर डार्कर में चले जाएंगे तो मोर कैजुअल शर्ट बन जाती है, डार्क ब्लू शर्ट जो है, नेवी शर्ट जिसे कहते हैं। इसके अलावा आपने अगर स्पोर्ट थोड़ा सा कलरफुल होना है, कहते हैं लोग मर्द आप ही कहते हैं कि यार मुझे भी कुछ शौक है ना, हमें सब क्या हम भी शौक कलर पहने, राइट। तो बोरिंग कलर आप बता रहे हैं, तो उसमें फिर यह है कि लाइट पिंक, जिसे बेबी पिंक बोलते हैं, वो है कि बिल्कुल हिंट ऑफ पिंक, जैसे आई वुड कॉल इट बेबी पिंक, यू नो, इट्स काइंड ऑफ लाइक लिटिल बिट यू नो स्पाइस टू इट। तो वो आप पहन लें। अच्छा देखिए, अब अगर आपने लाइट पिंक की शर्ट, बेबी पिंक की शर्ट आपने ब्लैक सूट के साथ पहनी हुई है, इट विल लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक पर्पल कलर जिसे हम लेवेंडर बोलते हैं, लेवेंडर का बिल्कुल जो लाइटेस्ट वर्जन है, जो उसे हम कहते हैं बेबी पर्पल, वो आप पहन लीजिए। आई थिंक वो लुक फिनोमिनल ऑन दैट। इसके अलावा आपके ब्लैक शर्ट, तो यू नो ऑब्वियसली ब्लैक इज ब्लैक, तो आप कैजुअली बड़ी अच्छी पहन सकते हैं। अगर जैसे आपने ब्लैक शर्ट पहनी है, ब्लैक पैंट पहनी है, साथ में नाइस ड्रेस पैंट है, और इवन जीन्स भी हो सकती है, आपने नाइस बेल्ट पहनी है, नाइस शूज है, यू कैन गो एनी प्लेस विद दैट। इट्स अ कंप्लीट आउटफिट, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जो है ग्रेस के शेड्स हैं, तो ये वो हैं। अच्छा, शर्ट में थोड़ा सा एक और है कि चेक्स पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, स्ट्राइप जैसे पाकिस्तान में लाइनिंग बोलते हैं, वो पहनने चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि बड़े बड़े चेक और बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स जो है उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत कैजुअल हो जाती है। तो आप बहुत कैजुअल लगेंगे, तो आप बहुत कैजुअल लेंगे तो आपको सीरियस कौन लेगा, और वो इम्पैक्टफुल नहीं, वो इम्पैक्टफुल नहीं है। तो उसमें आप छोटे प्रिंट्स में आ जाएं, छोटे चेक्स में आ जाएं, छोटी स्ट्राइप्स जैसे नैरो स्ट्राइप्स में आ जाएं, एंड आई थिंक दे कुड लुक ग्रेट। पैंट्स जहाँ तक बात है, वो 4-5 कलर्स ही हैं पैंट्स के। ब्लैक, उसके बाद नेवी आ गया, ब्लू के 1-2 शेड ले लें, इसके बाद आपके पास ग्रे के शेड आ गए, चारकोल आ गया, मीडियम ग्रे आ गया, लाइट ग्रे आ गया, और फिर एक खाकी कलर जिसे कहते हैं ना, खाकी कलर जिसे ब्रिटिश टैन। आई थिंक ये मर्दों के लिए इतनी लंबी चौड़ी वार्डरोब की जरूरत नहीं है। दे स्पेंड मनी एंड आई थिंक दे वेस्ट मनी ऑन इट। और वो जो अगर वो अच्छे तरीके से अपनी सिलेक्ट करके वार्डरोब को अगर खरीदे ना, तो मेरे ख्याल से वो काफी देर चल सकती है। एक और फायदा, वो वेस्टेज ऑफ मनी है उनके लिए भी, जैसे हमारे लिए भी होता है कि हम लोग भी वो चीजें खरीद लेते हैं जो एक दफा पहनते हैं, उसके बाद फिर आउट ऑफ फैशन हो जाती है, और वो हम लोग फिर अपनी कबर्ड्स में रख देते हैं। विमेन तो कहती है ना अक्सर कि यू नो दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लोजेट एंड से आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स इन द क्लोजेट बट नथिंग टू वेयर। एग्जैक्टली, नथिंग टू वेयर। तो वो एक किस्म की सारी क्लोजेट जो है मिशमाश है। ये उससे मतलब होता है जब आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें शुरू से सर हामिद भी इस बात पे बड़े मुत्तफिक रहे हैं, ट्रेंड वो है जो आप पे अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपने एक मॉडल को एक चीज पहने हुए देखी है, आपने ले ली, अब जब आपने पहनी तो आपको नहीं अच्छी लगी, फिर वो आपकी क्लोजेट में चली जाएगी। तो ये भी वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम है। मुझे लगता है आप वो देखें जो आप पे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं फैशन को उस तरह फॉलो नहीं करती। अच्छा, मैं कहती हूँ फैशन वो है जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसमें मेरी एक सिग्नेचर लुक नजर आ रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपना अपना एक लुक पॉइंट करनी चाहिए। मतलब आप जो पहने ना, फैशन वही हो। एग्जैक्टली। ये ना हो कि आप किसी को देखकर पहन रहे और फैशन फॉलो कर रहे, आप जो पहने वो ही फैशन ट्रेंड बन जाए और कोई और आपको फॉलो करे, ये होना चाहिए। इसमें 1-2 चीजें और हैं, आपको प्रोफेशनली देखना है कि यानी टॉप पे क्या चल रहा है। आप फैशन को मत देखें, आप लोगों को देखें कि लोग क्या पहन रहे हैं। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट वर्क करते हैं, तो आप जो है मोस्ट पावरफुल जो लोग हैं दुनिया में, G7 के प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है ना, यही है ना, उनसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है। आई मीन वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दैट्स। तो अब उनको देखें, उनमें लेडीज भी हैं, मेन भी हैं, तो उनको देखें उन्होंने क्या पहना हुआ है। आफ्टर ऑल उनके ऊपर तो बहुत रिसर्च हुई है ना, बहुत इमेज कंसल्टेंट हैं जो उनके ऊपर काम करते हैं, तो वो जो कलर पहन के आते हैं, तो उसमें आप देखेंगे यही कलर्स जो मैंने बताए हैं। व्हाइट शर्ट, अब ये तो नहीं है ना कि पुतिन फोन कर रहा है बाइडन को कि बाइडन कल मीटिंग है, क्या पहन के आ रहे हो यार, मैं तो डार्क सूट पहन के आ रहा हूँ, व्हाइट शर्ट, कहता अच्छा मैं भी यही पहना। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो दे नो इट, और उनको बताया जाता है कि आपने ये कलर पहने, ये शूज पहनने हैं, ये अपने बेल्ट पहननी है, ये अपने टाई है। टाइज के बारे में पाकिस्तान प्रोफेशनली तो कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अपनी ड्रेसिंग के साथ। अगर कैजुअली आप कर रहे हैं ना, फिर थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक बात करता हूँ, आप जज हैं, ठीक है, प्रोफेशनली, तो जब सोशली जाते हैं तो आप जज नहीं हैं।
तब भी है। अच्छा, आप सर्दियों में सूट पहनते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, सीईओ साहब कहते हैं जी मैं तो सर्दियों में सूट पहनता हूँ, तो गर्मियों में आप सूट नहीं पहन सकता। मैं कहा आप गर्मियों में क्या सीईओ नहीं हैं? तो आपको एक इमेज, आपको एक आपकी सिग्नेचर लुक और आपका इमेज जो है उसको आपने मेंटेन करना है, चाहे आप फॉर्मली पहने, चाहे आप कैजुअली पहने, चाहे सेमी कैजुअली पहने। अदरवाइज आप यो हैं, एक दिन आप अच्छे लग रहे हैं, एक दिन आप समवट अच्छे लग रहे हैं, एक दिन बंदा कहता है आप वही हैं। I think it's not going to work. It's not allowed. अच्छा समन, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का हमारा होना चाहिए गर्मियों में खास करके? देखो मुझे लगता है कि अगर तो प्रोफेशनली बात करें तो आपने अगर डार्कर कलर लिया है तो उसके साथ बिल्कुल लाइट की तरफ कंट्रास्ट में ना चले जाएं। अच्छा। क्योंकि फिर बात आ जाती है डिस्ट्रैक्शन की। ठीक है, हम किसी को डिस्ट्रैक्ट तो करना नहीं चाहते। कोई भी ऐसी चीज जो डार्कर के साथ बहुत लाइटर टोन में आप चले जाएंगे तो वो आपको एकदम अट्रैक्ट करेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, आपने हमेशा कलर पैलेट में 2 रंग पीछे जाना है, 2 लेवल्स पीछे जाना है। अच्छा। आपने बहुत लाइटर के साथ कंट्रास्ट नहीं करना। मुझे जो है ना ये बात बड़ी अपील करती है। अब देखें जिस तरह से ब्लैक कलर का ड्रेस है, ब्लैक के साथ जब आप वाइट कलर के ऊपर पाइपिंग करेंगे या फेसिंग करेंगे, वो आप देखेंगे ना वो लगेगा डिसेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कैची बहुत हो जाता है। अब आपने ब्लैक के साथ रेड किया, कितना कैची हो जाएगा, वो तो बहुत बुरा लगेगा, वो तो प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा। ब्लैक और व्हाइट की तो समझ में आती है। इसी तरह अगर आप पर्पल्स की तरफ जाएं, पर्पल्स के साथ फेसिंग करनी है आपने तो पिंकिश की टोन में जाएं। समझ में आ रही है ना? तो वो ये कि आप उससे कुछ कलर्स पीछे जाएं, बिल्कुल बैक पे ना चले जाएं, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो मुझे लगता है इस तरह से करना चाहिए। दूसरा बड़े मजे की एक बात है कि जब भी लाइंस की सिलेक्शन सर ने भी बात की थी, लाइंस की सिलेक्शंस में ना अपनी बॉडी टाइप को बिल्कुल खातिर ख्वाह रखें। जो बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, जो मेरे बॉडी टाइप के लोग हैं, अगर वो बहुत ही नैरो स्ट्राइप्स में चले जाते हैं ना तो वो आपकी बॉडी एक अजीब मैस लगती है। ओके। आपने लाइन सेलेक्ट करनी है थोड़ी सी ब्रॉडर, ताकि वो आपकी फिजिक के करीब करीब हो, उससे आपको एक टेपर्ड लुक आ जाती है। सो ये बड़ी एक पते की बात है। ये एक्चुअली बात है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन को आपने ख्याल रखना है कि अगर आप जो है ना लार्ज साइज हैं तो अगर आप स्मॉल प्रिंट पहनेंगे आपको पहनने चाहिए। मेरे ख्याल से एक और हमें सेशन इन दोनों के साथ रखना पड़ेगा, और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने इनके साथ करने हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त खत्म हो चुका है। समन असद हमारे साथ मौजूद थी, हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।